नमस्कार दोस्तों, वसंत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शशांक अग्रवाल। आज हम एक महत्वपूर्ण न्यूज लेकर आपके सामने आए हैं। यह न्यूज आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, चाहे वह आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, सेंट्रल लेवल केंद्रीय स्तर की हो या राज्य स्तर की। साथ ही साथ यह जो प्रश्न है यह आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। क्यों जरूरी जुड़ा हुआ है? क्योंकि हम सभी देश के नागरिक हैं और देश में इस समय एक महत्वपूर्ण खबर बड़ी जोरों पर है। वह खबर क्या है कि जातिगत जनगणना 2026-27 शुरू हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जारी किया गया है। ठीक है, यह 10 सवाल तय करेंगे कि आपका फ्यूचर क्या है। जानिए कास्ट सेंसस 2026-27 जनगणना में दिए जाने वाले, वैसे तो कहा जा रहा है अप्रॉक्सीमेट, सरकार ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है। कुछ न्यूज के मुताबिक 34 तो कुछ न्यूज के मुताबिक 30 क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन इसमें से 10 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपका भविष्य तय करने वाले हैं। क्या खास है ये जनगणना, क्यों अलग है इसकी पिछली कुछ जनगणनाओं से, कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करने वाले हैं, कौन से ऐसे 10 सवाल हैं जो आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले हैं। इस खबर को हम पूरी डिटेल से आज जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि जनगणना क्या होती है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है और क्या हमारे जीवन पे इस जनगणना का असर होने वाला है। सबसे पहले हम एक खबर के माध्यम से जानते हैं जो मुख्य न्यूज है। न्यूज क्या है कि भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन इस बार 2026-27 में होने वाली जनगणना, जातिगत जनगणना बहुत खास है। देखिए खास क्यों है? सिंपल सी बात है कि जनगणना भारत सरकार का कर्तव्य है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में एक संघ सूची है जिसमें केंद्र सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। उसमें से जनगणना कराना केंद्र सरकार का कर्तव्य बताया गया है। क्लियर? पहली जनगणना 1951 में हुई। इसके लिए भारत सरकार ने 1948 में ही एक कानून बनाया था जिसे जनगणना अधिनियम 1948 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत कहा कि केंद्र सरकार हर 10 वर्ष में जनगणना कराएगी। पहली स्वतंत्र भारत की जनगणना 1951 में हुई और उसके बाद हर 10 साल में हो रही थी, जैसे 61 में हुई, 71 में हुई, 81, 91, फिर 2001 और 2011। इस तरह हम देखें तो 2011 की जो जनगणना थी वह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और ये 2026-27 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। और क्यों 2026-27 में हो रही, 21 में क्यों नहीं हुई? बस एक ही कारण सरकार द्वारा इसके बताया गया है कि उस समय कोरोना चल रहा था। कोरोना के समय जनगणना पहली चीज तो सामान्य नहीं था, क्योंकि जनगणना कार्य बहुत बड़ा होता है। अभी सरकार, आगे मैं बताऊंगा, बता रही है इसमें कि 34 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तब जाकर इतने बड़े देश की जनगणना होगी। तो चूंकि अब 34 लाख कर्मचारियों का अरेंज करना कोरोना के समय पॉसिबल नहीं था, इसलिए ये जनगणना 5 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब 2026 में 27 में इसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन बस है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जनगणना जो होने वाली है ये 94 साल बाद एक ऐसी जनगणना होने वाली है जो भारत का भविष्य निर्धारित करेगी, आपका और हमारा भविष्य निर्धारित करेगी। 1931 में इसके पहले जो जनगणना हुई थी वह पहली जातिगत जनगणना भारत सरकार की गई थी और हम जानते हैं कि उस समय अंग्रेजों का शासन था। अब चूंकि अंग्रेजों का शासन था इसलिए इसके व्यवस्थित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए, लेकिन आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में एक छोटी सी न्यूज जहां हमारे जीवन को प्रभावित कर देती है, वहां इतनी बड़ी बात होने वाली है कि देश में पूरी जातिगत जनगणना, और जाति की सिर्फ स्थिति नहीं, संख्या नहीं, हर जाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रत्येक स्थिति, घर में कितने कमरे हैं ये तक का सरकार ज्ञान लेने वाली है। आगे हम उन सवालों को देखेंगे जो सरकार आपसे पूछने वाली है जनगणना में। 30 में से 10 ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सवाल है जिसको हम देखने वाले हैं। न्यूज ये है कि 94 साल बाद पहली बार सभी जातियों की गिनती की जाएगी। इससे न सिर्फ देश की सामाजिक तस्वीर साफ होगी बल्कि सरकारी योजनाओं और आरक्षण नीति में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। इस जनगणना में डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल होगा, इससे डेटा जल्दी और सही तरीके से इकट्ठा किया जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल तकनीकी से ये जातियों की जनगणना ये देश का भविष्य कैसे निर्धारित करेगी। ठीक है, अब जनगणना के संबंध में न्यूज क्या है? न्यूज है कि जनगणना बेसिकली 2 चरणों में होने वाली है। पहला जो जनगणना का चरण है वो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और वो हिमालय वाले स्टेट में होगा, जिसका प्रमुख कारण है कि इसके यहाँ पे ना बर्फ गिरने के पहले यहाँ की पूरी जनगणना करा ली जाए।
तो हिमालयन स्टेट में जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में 1 अक्टूबर 2026 से इसका पहला चरण चालू होगा और इसका दूसरा चरण बाकी बचे स्टेट्स में होगा, जो कब चालू होगा 1 मार्च 2027 से। सरकार का कहना है कि इसमें 34 लाख अधिकारी कर्मचारी भाग लेंगे और लगभग इसमें मोबाइल ऐप, ऑनलाइन सेल्फ एनुमरेशन और डिजिटल डाटा कलेक्शन जैसे कई सारे कार्य किए जाएगा। आगे हम जानते हैं कि कौन से ऐसे 10 सवाल हैं जो आपका भविष्य निर्धारित करने वाले हैं। व्हाट इज कास्ट सेंसस? सबसे पहले हम ये जानते हैं कास्ट सेंसस होती क्या है जो हमारा भविष्य तय करने वाली है। देखिए, अंग्रेजी शासन काल में देखिए जनगणना तो सिंपल सा ये होता है कि जनगणना नागरिकों की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति का ज्ञान करना, लेकिन जातिगत जनगणना जाति के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की पहचान करना है। 2026-27 की जो जनगणना है ये 16वीं जनगणना क्यों काउंट किया जा रहा है? क्योंकि पहली बार जो जनगणना हुई थी ना, वो अंग्रेजी शासनकाल में चालू हुई थी 1881 में। उस समय वायसराय हुआ करता था रिपन के शासनकाल में यह भी तय किया गया कि हर 10 साल में जनगणना होगी। 81 में हुई, फिर 1891 में हुई, फिर 1901, 1911। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पे ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि 1911 के बाद 1921 में अंग्रेजों ने जनगणना कराई, जबकि उसके पहले विश्व युद्ध अंग्रेजों ने लड़ा था। 1919 में प्लेग जैसी देश में बड़ी महामारी फैली थी, उस महामारी में भी उन्होंने व्यवस्थित जनगणना कराई। तो 1921 में हुई, फिर 31 में हुई, फिर 41 में हुई, फिर आजादी के बाद 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 11। इस तरह हम देखें तो कुल मिलाकर 15 जनगणना इसके पहले हो चुकी है। इस तरह हम देखें तो ये 16वीं जनगणना है। ठीक है, इसमें रहन सहन की जानकारी, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, सभी डाटा कलेक्ट सरकार के द्वारा किया जाना है। ठीक है, अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना हो तो इस योजना को हम इतने शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं सिनॉप्सिस फॉर्म में। क्या योजना का नाम क्या है? जातिगत जनगणना 2026-27। कब से शुरू हो रही है? तो 1 अक्टूबर 2026 से इसका पहला चरण जैसा बताया मैंने, और दूसरा चरण होना है 1 मार्च 2027 से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सभी जातियों की जनगणना और सामाजिक आर्थिक स्थिति का डाटा कलेक्ट करना है। कहां से शुरू होगी? वेयर स्टार्ट? तो पहला चरण जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड से, और फिर दूसरे चरण में देश के दूसरे राज्यों में पहुंचेगी। कितने चरण हैं? तो कुल मिलाकर 2 चरण हैं। इसमें हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन एनुमरेशन, पहली बार में घरों की गिनती की जाती है। अगर आपने पुरानी जनगणना देखी हो, इसके बारे में कभी डिटेल से बात करेंगे। और दूसरी बार में नागरिकों की गिनती की जाती है। ये पहली बार जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। हम देखें कि 2011 के बाद बड़ा बदलाव आया है, देश में मोबाइल और डिजिटल क्रांति आई है। तो इस बार हर कर्मचारी को एक आईपैड जैसा कुछ एक यंत्र दिया जाएगा, उसी में पूरे डाटा उसको भरने हैं। क्लियर? फिर कुल कर्मचारी कितने लगने हैं? तो लगभग कहा जाता है कि 34 लाख कर्मचारी इसमें भाग लेंगे, और ये जातिगत जनगणना है। क्लियर? अब जो महत्वपूर्ण सवाल जो हम जानने वाले हैं कि क्या ऐसे 10 सवाल हैं जो हमारा भविष्य तय करने वाले हैं। देखिए, पहले 10 सवाल है आपका नाम, उम्र और लिंग। ये पहली चीज आपसे बात पूछी जाएगी। इसमें पूरी तरह डाटा कलेक्ट किया जाएगा। आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, जेंडर क्या है। तीसरा, कास्ट और सब कास्ट, सिर्फ आपकी जाति ही नहीं पूछी जाएगी, यहां पे उपजाति भी पूछी जाएगी। तीसरा, जाति का शिक्षा का स्तर, जिससे यह भी तय हो जाएगा कि देश में कौन सी जाति कितनी पढ़ी लिखी है आपके शिक्षा का स्तर के आधार पर। चौथा, रोजगार का प्रकार, कौन सी जाति किस प्रकार के रोजगार को कर रही है, कौन सी जाति ज्यादा बेरोजगार है, कौन सी जाति कम बेरोजगार है। अर्थात किस जाति के लिए योजना लानी है हमें, किस जाति के लिए योजना नहीं लानी, ये क्लियर होने वाला है। फिर परिवार के कितने सदस्य हैं, ये क्लियर होने वाला है। किस जाति में परिवार की जनसंख्या ज्यादा, बड़े परिवार, तो किस जाति में छोटे परिवार है। फिर घर की स्थिति, हाउस कंडीशन, मकान पक्का है, कच्चा है। फिर मोबाइल, इंटरनेट, वाहन जैसी सुविधाएं कि आपके घर में कितने मोबाइल कनेक्शन है, कितने इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं है, आपके घर में गाड़ी है नहीं है। पीने का पानी और शौचालय की सुविधा किन घरों में है या नहीं। किचन जैसी सुविधाएं, रसोई गैस, बिजली, परिवार की आय, मुख्य आजीविका मतलब फैमिली इनकम और लाइवलीहुड के लिए आप जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, ये आपसे 10 सवाल पूछे जाने हैं। देखिए, दिखने में तो ये बहुत साधारण से सवाल लगेंगे जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत प्रभावित नहीं, लेकिन अब इसमें प्रत्येक स्तर में जाति शब्द जोड़ दो। जाति का रोजगार, जाति की सामाजिक स्थिति,
किस जाति के घर में पीने का पानी है और किस जाति के घर में नहीं है, किस जाति के घर में किचन है, किस जाति के घर में किचन जैसी सुविधाएं नहीं है, किस जाति को रसोई गैस मिल रही, किस जाति को नहीं मिल रही। अर्थात जाति के आधार पर सामाजिक स्थिति निर्धारित होगी, जिससे भविष्य की योजनाएं जाति के आधार पर बनेंगी। इस तरह हम कह रहे हैं कि यह योजना आपका भविष्य निर्धारित करने वाली है। जब हम इन प्रश्नों के आगे जाति शब्द जोड़ देते हैं कि जाति की शिक्षा का स्तर, जाति के रोजगार का प्रकार, कौन सी जाति सेलेक्ट हो रही, कौन सी जाति सरकारी नौकरी में, कौन सी जाति सरकारी नौकरी नहीं कर पा रही है, तो ये पूरी की पूरे जब प्रश्न आते हैं जातिगत जनगणना के आधार पर, तो आपके भविष्य के ये निर्धारक तत्व बन जाते हैं। बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्यों जरूरी है ये जनगणना। तो जनगणना किसी भी, सिंपल सी बात है, डॉक्टर आपका बिना टेस्ट किए अगर आपको कोई दवाई देगा तो गलत हो सकती है। वैसे ही सरकार बिना टेस्ट किए, बिना जाने कोई योजना लागू करे तो वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए जनगणना जरूरी होती है। तो सिंपल सी बात है, आरक्षण नीति की समीक्षा, पहली बार इससे क्लियर होगा कि किस जाति को नौकरी की जरूरत है, किस जाति को आरक्षण की जरूरत है और किस जाति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, जिससे आरक्षण, वास्तविक आरक्षण सही लोगों तक पहुंचेगा, है ना। अर्थात कहने का मतलब है कि आरक्षण वास्तविक रूप से समीक्षा पहली बार की जाएगी। सोशल जस्टिस, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय मतलब क्या कि समाज के सही वर्गों तक समाज के संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित हो, ये कहलाता है सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस कैसे निर्धारित करेगा, जब समाज के सही वर्गों की आप पहचान कर पाओगे, अर्थात सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा। नीति निर्माण में बिल्कुल, जैसे आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये किसको देना है, किसको नहीं देना, इसकी योजना बनाने में आपकी सहायक होगी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पहली बार जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और विधानसभा का फिर से पुनर्मूल्यांकन होगा। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कह दिया हमने कि 35 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए। हो सकता है कि अब इससे ज्यादा की जरूरत हो, किसी क्षेत्र में ज्यादा एसटी हो, किसी क्षेत्र में ज्यादा एससी हो और किस क्षेत्र में ओबीसी के लिए भी अब सीटें रिजर्व हो, यह भी तय हो सकता है। क्लियर। फिर इसके बाद डिजिटल इंडिया की ओर कदम। तो पहली बार हम इस जनगणना के माध्यम से डिजिटलाइजेशन का पता करेंगे कि लोगों के पास इंटरनेट कितना पहुंचा, किस घर में कितने मोबाइल कनेक्शन पहुंचे और नहीं पहुंचे तो पहुंचाना है हमें। ओके, चलिए आगे की बात देखते हैं। आगे की बात यह है इसमें कि डिजिटल और नई तकनीकी का प्रयोग, इसको अगर हम डिटेल से जाने तो यह जनगणना जो है ना, वो मोबाइल ऐप और मोबाइल पोर्टल के नाम से की जा रही है ना। हर जनगणना अधिकारी को एक मोबाइल ऐप दिया जाएगा, उस ऐप में ये डाटा होगा। दूसरा होता है सेल्फ एनुमरेशन। ये क्या होता है, लोग खुद भी उस पोर्टल में जाके अपनी जो डिटेल है वो भर सकते हैं या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आगे सरकार द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाएगी कि ये सेल्फ एनुमरेशन प्रक्रिया कैसे चलने वाली है। तीसरा, जीपीएस और जियो फेसिंग, घर घर लोकेशन जीपीएस टैग होगी, है ना। जब जनगणना अधिकारी आपके घर पहुंचेगा तो उस समय यह भी आपका तय हो जाएगा कि घर कहां पे है, अर्थात जीपीएस से आपका घर पॉइंट आउट किया जाएगा। तीसरी बात। चौथी बात, रियल टाइम डेटा। जब अधिकारी डाटा भरेगा ना, तो अब ऐसा नहीं होगा कि कागज में लिख रहा है, फिर वो तहसील, तहसील से जिला, जिला से राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार, फिर वहां पे रियल टाइम डेटा तुरंत यहां से भरे, सरकार के पास जानकारी पहुंच गई। फिर उसके बाद डिजिटल कोडिंग, हर जाति, भाषा, रोजगार आदि के लिए एक कोडिंग व्यवस्था होगी जिससे डाटा कभी भी आसानी से निकाला जा सकता है। क्लियर। तो डिजिटल कोडिंग किया जाएगा। फायदे क्या है इस जनगणना के, मैंने आपको बता ही दिए। पहली बार जातिगत जनगणना होने के ढेर फायदे हैं। पहले तो सटीक डेटा, बेहतर योजनाएं और आरक्षण नीति की पारदर्शिता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी कि वास्तविकता में किसको जरूरत है आरक्षण की। ठीक है। फिर उसके बाद समाज में समानता, राजनीतिक संतुलन स्थापित होगा, समाज में इक्वालिटी आएगी, सोशल जस्टिस की स्थापना होगी, समाज के वंचित वर्गों का कल्याण होगा, निम्न वर्गों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। ये इस योजना के खास तौर पर हमारे क्या होंगे, फायदे होंगे। नुकसान क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जातिगत जनगणना सिर्फ फायदेमंद है देश के लिए, बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारी समस्याएं भी अपने साथ लेकर आ सकती है। क्या समस्याएं हो सकती हैं, सीधी सीधी बात है कि जब जात की बात होगी तो जातिवाद भी आएगा, और जब जाति की बात होगी तो जातिवाद आएगा, और जातिवाद देश में विभाजनकारी हो सकता है। कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, जैसे नारा है ना, ये फिर से प्रबल होगा, तो जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, सरकार जब इतना ज्यादा डाटा कर लेगी तो साइबर सिक्योरिटी का क्या, हमारे मोबाइल तो आजकल
अलार्म लगाना पड़ता है कि देश में साइबर सिक्योरिटी सरकार नहीं कर सकती, आप अपने सब डाटा की सुरक्षा खुद करें। तो इतना बड़ा डाटा क्या सरकार सुरक्षित रख पाएगी? फिर राजनीतिक विवाद, जब डाटा आएगा तो और जरूरी अगर दिखता है कि किसी जाति को इसका फायदा नहीं मिला तो आरक्षण का मुद्दा फिर गर्म आएगा देश में, और आरक्षण जैसे विवाद फिर से सामने आ सकते हैं। जब हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, 2047 में विकसित भारत देख रहे हैं, वहां आरक्षण जैसे मुद्दे फिर से ज्वलंत हो सकते हैं, फिर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फिर अगला, डाटा की शुद्धता, डाटा कितना शुद्ध है ये क्लियर करने में हमेशा दिक्कतें आती हैं। फिर इसका असर क्या होगा हमें, हमारे जीवन पर या सरकार पर या राज्य पर? तो 2-3 असर हम तो साफ साफ दिख रहा है जो अभी से। पहला कि आरक्षण नीति पर इसका असर साफ दिखेगा। आने वाले भविष्य में आरक्षण नीति का पुनर्मूल्यांकन होगा और सरकार आरक्षण नीति को फिर से व्यवस्थित करेगी। दूसरा, वेलफेयर स्कीम्स, अब जाति के आधार पर सरकार वेलफेयर स्कीम बना सकती है, क्षेत्र के आधार पर वेलफेयर स्कीम बना सकती है। फिर राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बंटने वाला है, बिल्कुल परिवर्तित होने वाला है। जब जाति के आंकड़े आएंगे तो राजनीतिक समीकरण बदलेगा, सीटों का बंटवारा फिर से होगा, फिर समाज के लोग अपनी जाति और अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, अर्थात जातिगत समस्याएं, जातिगत आग्रह बढ़ेगा। लोग देखेंगे कि उनकी जातियों में समस्याएं हैं तो उस जातिगत समस्याओं के समाधान के लिए वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको परीक्षा के लिए जानना है। क्या 1931 के बाद ये पहली बार जातियों की गिनती यहां पे हो रही है? 34 लाख कर्मचारी और सुपरवाइजर भाग ले रहे हैं। 2 चरणों में ये जनसंख्या है, मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी, तारीख दे दी गई है। डेटा इस्तेमाल आरक्षण योजनाओं की नीति में बंटवारा हो सकता है। परीक्षा के लिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे दे देता हूं। क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न? जैसे जातिगत जनगणना कब होगी? तो सिंपल है, पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा चरण होगा 1 मार्च 2027 से। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, वन लाइनर में भी, वनडे में भी। दूसरा, कौन कौन सी जानकारी ली जाएगी? तो जाति, शिक्षा, रोजगार, घर की स्थिति, सुविधा, परिवार के सदस्य, ये सारी जानकारी आपसे ली जा सकती है। इसमें क्या खुद जानकारी भर सकते हैं? तो सरकार ने अभी तो बताया है सेल्फ एनुमरेशन हो सकता है, आप खुद से जानकारी भर सकते हैं, लेकिन अभी इसमें क्लियरिटी नहीं आई है कि भरना कैसे है। ठीक है, इसका फायदा किससे होगा? तो सभी वर्गों को, खास तौर पर कमजोर और पिछड़े वर्गों को इसका फायदा होगा। भविष्य की दिशा क्या है? जब हम आंसर फॉर्म में करें तो हम इसमें भविष्य भी देख सकते हैं। क्या जातिगत जनगणना 2026-27 से भारत की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल बदलने वाली है। इससे सरकार को सही डेटा मिलेगा जिससे योजनाएं और आरक्षण नीति पारदर्शी और असरदार होंगी। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां हैं, जैसे डेटा की सुरक्षा, जातिवाद का खतरा, राजनीतिक विवाद, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह देश के विकास में मील का पत्थर हो सकती है। ठीक है, अंत में आपको इसका निष्कर्ष लेकर मैं छोड़ देता हूं। निष्कर्ष क्या है कि जातिगत जनगणना 2026-27 भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इससे न सिर्फ समाज के हर वर्ग की सही स्थिति का पता चलेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं को बनाने, लागू करने का आसानी होगी। डिजिटल तकनीकी के इस्तेमाल से डेटा जल्दी और सही तरीके से इकट्ठा होगा। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर सरकार जनता मिलकर सफल बनाए तो हमारा देश 2047 में विकसित भारत बनकर सामने आएगा। तो ये थी आज की न्यूज और इससे जुड़ी हुई खबर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहां तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको और भी अच्छे वीडियो और आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और भी अच्छे वीडियो के लिए बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। हमारे अन्य सोशल मीडिया चैनल को भी फॉलो कर दिए। कोर्सेज से संबंधित जानकारी के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वसंत एजुकेशन हब ऐप, जिससे आपको कोर्सेज की भी जानकारी उपलब्ध होगी। वसंत एजुकेशन चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।